दोस्तों, आप लोगों ने इच्छाधारी नागिन या नाग के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे ग्रंथों में इनका बहुत अच्छे से मेंशन करा हुआ है कि इच्छाधारी नागिन होती है या नाग होते हैं। और काफ़ी मणिधारक नाग भी होते हैं जो हज़ारों साल जीते हैं। उनके सर पर एक मणि होती है और काफ़ी तांत्रिक मांत्रिक लोग उस मणि को हासिल भी करना चाहते हैं। और आज भी जंगलों में कहते हैं कि काफ़ी सारे इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं जो इंसानी माहौल से दूर अपनी एक अलग बस्ती में रहते हैं। और पहले ये भी बताते हैं कि जो नाग और इंसान थे, वो एक साथ ही रहा करते थे। लेकिन कोई समय काल आया जब इन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई, कुछ युद्ध हुआ और नाग और इंसानों ने फैसला करा कि अब हम अलग-अलग रहेंगे। और आज भी राजस्थान में कुछ गाँव हैं ऐसे, जहाँ पर लोगों ने अपने घर के अंदर नाग के लिए अलग से स्थान बना रखा होता है। वहाँ पर नाग उन लोगों के साथ ही रहते हैं। काफ़ी सारी ऐसी जगह है, मैं नाम तो भूल रहा हूँ अभी गाँव का, पर मैंने सुना है ऐसा। और कई जगह पर ये लोग देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हैं, जिसे नाग देवता के नाम से हम जानते हैं। तो जो हमारी आज की कहानी है, वो एक कर्नल की है। एक कर्नल साहब जो बिल्कुल भी भूत-प्रेत या ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते थे और काफ़ी दिलेर थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उनका एनकाउंटर एक इच्छाधारी नागिन के साथ होता है। तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो कहानी ऐसी है कि एक कर्नल साहब थे और उनका एक जंगल के अंदर दायरा था, पहरा देने का काम था और उन्हें एक जंगल से दूसरे जंगल जाना था और जंगल काफ़ी घना था। तो कर्नल साहब बोलते हैं कि मैं आज रात को ही निकल जाऊँगा दूसरे जंगल के लिए। तो जो गाँव के लोग थे, जो उस जंगल से दूर बस्ती में लोग रहते थे, वो कर्नल साहब को समझाते हैं कि आपको रात को नहीं जाना चाहिए, ये जंगल ठीक नहीं है। लेकिन कर्नल साहब बोलते हैं कि ये बंदूक देख रहे हो? ये बंदूक जब चलती है, तो सामने वाले का भेजा उड़ा देती है। ये मैंने ऐसे ही नहीं रखी हुई। कर्नल साहब एकदम निडर थे। वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं चले जाऊँगा। अब कर्नल साहब अपनी जीप स्टार्ट करते हैं और जंगल के लिए चल देते हैं। अब होता ये है कि आधा जंगल ही उन्होंने पार किया होगा कि उन्हें सामने सफ़ेद सा कुछ चमकता हुआ दिखता है। अब कर्नल साहब देखते हैं कि इतने घने जंगल में ये सफ़ेद सा क्या चमक रहा है। कर्नल साहब अपनी गन लोड करते हैं और उस सफ़ेद चीज़ के पास जाने लगते हैं। अब होता ये है कि जब वो उसके पास पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची कोई छोड़ के गया हुआ है। कर्नल साहब देखते हैं 2 ढाई साल की बच्ची। कर्नल साहब सोचते हैं कि यार इस घने जंगल में इस लड़की को कौन छोड़ गया? और कर्नल साहब थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होते हैं क्योंकि इतना घना जंगल जहाँ ना कोई इंसान इंसान की जात, वहाँ पर एक छोटी बच्ची को इस समय कौन छोड़ के चला गया? कर्नल साहब ये सोच रहे होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इस बच्ची को उठा लेता हूँ और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर गाँव में किसी को पकड़ा दूँगा, कोई बच्ची की देख-रेख कर लेगा। ये सोच के कर्नल साहब बच्ची को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल साहब से बच्ची उठती नहीं है, मतलब बहुत भारी लगती है उन्हें। तो कर्नल साहब को लगता है कि शायद मैंने ड्रिंक थोड़ी ज़्यादा कर ली है। तो कर्नल साहब ये सोचते हैं और वापस जीप के पास आते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, क्योंकि कर्नल साहब थोड़ा नशे में थे। वो वापस जाते हैं बच्ची के पास। अब की बार वो देखते हैं कि बच्ची 2 ढाई साल की नहीं लग रही थी, वो 5-6 साल की लग रही थी। कर्नल साहब थोड़ी अपनी आँखों को मसलते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं मुझे वहम तो नहीं हो गया? कहीं ये बच्ची इतनी ही थी और मुझे छोटी लग रही हो? क्योंकि मैंने बताया उन्होंने थोड़ा नशा कर रखा था। अब कर्नल साहब वापस उस बच्ची को उठाने की कोशिश करते हैं। इतने में वो देखते हैं कि बच्ची तो अभी भी नहीं उठ पा रही है उनसे। तब वो बच्ची लेटी-लेटी बोलती है कि तुम दूर हटो, तुमसे नहीं उठ पाऊँगी मैं। कर्नल साहब ये सुन के थोड़ा चौंक जाते हैं और देखते हैं कि जो वो बच्ची है वो अब 12-13 साल की हो गई है और वो खुद ही उठती है और अपना वो व्हाइट कपड़ा फेंकती है और जाके कर्नल साहब की जीप में बैठ जाती है। कर्नल साहब ये चीज़ देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या देख लिया उन्होंने। मतलब कोई इंसान होता तो गोली चला देते, पर अभी जो उन्होंने देखा था उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उन्होंने देखा क्या। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इतने में जीप से आवाज़ आती है कि बाबूजी जल्दी आओ, रात बहुत हो चुकी है, आप मुझे मेरे गाँव छोड़ दो। वो लड़की कर्नल साहब को बोलती है।
कर्नल साहब सोचते हैं कि अब इस बला से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है, ये जो बोल रही है वो करता जाता हूँ। वे कर्नल साहब काफ़ी निडर थे, तभी इतनी हिम्मत उन्होंने इकट्ठा कर ली और ऐसे माहौल में भी वो खड़े रहे। लाइक शायद मैं होता तो मैं गिर ही जाता वहाँ पर। तो कर्नल साहब वापस जीप के अंदर जाते हैं और जीप में बैठते हैं और डरे-डरे कर्नल साहब जीप में बैठे होते हैं। कर्नल साहब उस लड़की से बोलते हैं कि आपका गाँव कहाँ है? तो वो लड़की बोलती है कि आप चलाओ, मैं आपको बताती रहूँगी। कर्नल साहब डरे-डरे अपनी जीप चला रहे होते हैं। चलाते, चलाते, चलाते एक जगह वो देखते हैं कि रास्ता ख़त्म हो गया, मतलब सामने से पेड़ ही पेड़ है और उन पेड़ों के बीच में से कुछ लाल-पीली रोशनी आ रही है, बहुत ही कम। तो कर्नल साहब बोलते हैं कि यहाँ तो रास्ता बंद हो गया। तो वो लड़की बोलती है, "अरे बाबूजी, रास्ता बंद नहीं है, आप देखो तो सही।" जैसे ही वो बोलती है तो वो सामने देखते हैं कि जो वो पेड़ थे, वो पेड़ कर्नल साहब को रास्ता दे देते हैं। मतलब वहाँ पर एक अलग से रास्ता बन जाता है। कर्नल साहब को कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं और आगे लेके जाते रहते हैं, रास्ता बनता जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक गाँव सा आ जाता है, जहाँ पर मेला लगा होता है। बच्चे घूम रहे होते हैं और बहुत सारे बुजुर्गों ने वहाँ पर दुकानें लगा रखी होती है। लेकिन कर्नल साहब एक बात वहाँ नोट करते हैं कि वहाँ जितने भी लोग थे, उनकी उनके पैर नहीं थे। मतलब उनके पैरों की जगह एक पूँछ थी और वो लोग ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर उड़ रहे थे। मतलब ज़मीन पे उनकी पूँछ टच नहीं हो रही थी, ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही थी। तो कर्नल साहब देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि शायद मैं किसी नागलोक में आ गया हूँ। तो कर्नल साहब अपनी जीप आगे लेके जाते हैं तो वहाँ पर दुकानें लगी हुई थी। इतने में वो लड़की बोलती है कि बाबूजी, मुझे ये हरी चूड़ियाँ तो दिला दो। कर्नल साहब सोचते हैं कि भाई मरता क्या नहीं करता, वो उतरते हैं और उस लड़की को वो चूड़ियाँ दिलाते हैं। फिर वो लड़की कर्नल साहब को बोलती है कि बाबूजी, आप पहना तो दो। कर्नल साहब वो चूड़ियाँ लेते हैं, उस लड़की को पहना देते हैं। जैसे ही वो उस लड़की को चूड़ियाँ पहनाते हैं, इतने में वो देखते हैं कि एकदम से वो गाँव गायब हो गया और वो लड़की भी गायब हो गई। और वो देखते हैं कि उनकी जीप भी करीब 500 मीटर उनसे दूर खड़ी है। वहाँ तक वो पैदल ही आए थे। कर्नल साहब को कुछ समझ नहीं आता, वो दौड़ लगा देते हैं। अब वो दौड़ लगा रहे होते हैं तो उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है कि कर्नल, तेरा दिल अच्छा था, तेरी इंटेंशन अच्छी थी, इस वजह से तेरे को छोड़ रही हूँ, वरना मेरे इलाके में जो आया है मैंने उसे ज़िंदा जाने नहीं दिया है। ये बात सुन के कर्नल साहब और तेज़ दौड़ लगा देते हैं और जाके अपनी जीप में बैठते हैं और फिर कर्नल साहब अपनी जीप भगाते हैं। 2-3 घंटे भगाने के बाद वो दूसरे गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें जाना था। और वहाँ जाते ही कर्नल साहब गिर जाते हैं। तो जो लोग थे वो पूछते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, बस मुझे अंदर ले चलो। और कर्नल साहब को बुखार आ जाता है। बाद में वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो लोग उन्हें बताते हैं कि हाँ, आपको शायद गाँव के लोगों ने मना भी करा होगा। वो जंगल ठीक नहीं है, वहाँ पर वो काफ़ी लोगों को दिखती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। और जितनों को वो साथ ले जाती है उसमें से 1-2 ही वापस आए हैं, कोई वापस नहीं आया और शायद वो कोई इच्छाधारी नागिन ही है। तो उस दिन से कर्नल साहब को इन चीज़ों पे बिलीव होता है कि हाँ, इच्छाधारी नाग-नागिन होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी राय लिखकर ज़रूर जाना कि आपको क्या लगता है कि कर्नल साहब को कोई वहम हुआ उस दिन, या सही में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट में हमें लिख के जाना। क्योंकि ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है ईमेल के थ्रू। वो गुजरात के सब्सक्राइबर हैं और उन्हें किसी कर्नल ने ये कहानी बताई थी, तो उन्होंने मुझे भेजी है। तो मैंने जैसा उन्होंने लिख के मुझे भेजा था, मैंने सेम टू सेम वैसा ही आपके सामने परोसा है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।